मैं आपको 12th क्लास के ये लिख दिया मैंने 12th क्लास चैप्टर वाइज आपको मैं एक एक पॉइंट पढ़ाता हुआ जाऊंगा। सबसे पहला जो चैप्टर है 12th के अंदर वो है संयुक्त फलन, कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, उसके अंदर सबसे पहले टॉपिक आता है फलन। ये सारे के सारे टॉपिकों की आपको नॉलेज होनी चाहिए। फलन, प्रांत, सहप्रांत, परिसर, अचर फलन, तत्समक फलन, तुल्य फलन, एकेकी, इन सब की आपको नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको फलन बताता हूँ। फलन के लिए क्या है कि आपको दो समुच्चय दिए जाएंगे। ये समुच्चय होते हैं a बराबर b बराबर, आपको दो समुच्चय दिए गए हैं और इनमें एक रिलेशन दिए गए यहाँ पर लिख करके है बराबर 1a 2b 3c, ये एक रिलेशन दिया। अब बात ये आएगी कि बताइए क्या ये रिलेशन एक फंक्शन है? क्या ये रिलेशन एक फंक्शन है, फलन है? तो हम इसे देख करके बता सकते हैं। ये चीज़ आपको पहले से लिखी मिलेगी। आपको ये देखना है कि क्या ये फलन जो ये रिलेशन जो है वो फलन है या नहीं है। अब आपको देखना है इधर का 1 है, इधर का a है, बिल्कुल सही, 2 है, b है, सही, 3 है, c है, सही। तो कुल मिलाकर के हम इसको फंक्शन बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि इधर के जितने भी मान दिए हुए हैं 1 2 3, ये सारे के सारे इनके साथ में रिलेटेड हैं। हाँ, ये फलन कब नहीं होता? जैसे मैं देखो यहाँ से इस 3 को हटा देता हूँ, यहाँ से मैंने क्या किया, ये 3 हटा दिया, यहाँ से यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने 2। अब देखो आप 1 2 2 3 बताओ, 3 किसके साथ में रिलेशन में है? किसी के साथ में नहीं है। ठीक, तो इधर का कोई भी मान बचना नहीं चाहिए। तो ये फंक्शन अब नहीं है, अब ये फलन नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि इसमें 3 नहीं है। इधर वाला छूट जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे देखो 1 2 2, 3 नहीं है इसलिए फलन नहीं है, 3 नहीं है इसलिए फलन नहीं है। अब एक बात बताता हूँ, सुनो। देखो जैसे अपन यहाँ 3 लिख दे और यहाँ पर c की जगह लिख दे b। ठीक, तो ये क्या हो गया 1a 2b 3b। अब c इसमें नहीं है, अब ये फलन है तब भी। क्योंकि सिस्टम क्या होता है मैं आपको बता दूं। जैसे अपन यूं लिखे, देखो एक ऐसे मैंने लिया, एक ऐसे लिया, मैं इसको a मान लेता हूँ, इसको मैं b मान लेता हूँ। ये इससे सेलेक्टेड है, ये इसके साथ में रिलेशन में है। या 1 2 3 लिख दिया मैंने, यहाँ पर लिख दिया मैंने a b और c। 1 का a, 2 का b, 3 का c। तो ये जरूरी नहीं है कि इधर जैसे मान लिया मैं एक और बढ़ा दूं, चलो d बढ़ा देता हूं। अब बताओ d किसके साथ रिलेशन में? किसी के साथ में भी नहीं है, तब भी ये फलन है। फलन के अंदर जो पहले वाले मान होते हैं a टेंड्स टू b, तो पहले वाले मान सारे के सारे इसके साथ संबंधित होने चाहिए। इसके जरूरी नहीं कि संबंधित इसके साथ हों। जैसे d छूट गया तो छूट जाए, कोई दिक्कत नहीं। इसका कोई भी तत्व छूटना नहीं चाहिए, बस उसी को अपन फलन बोलते हैं। परिभाषा इस प्रकार से भी बोल सकते हैं कि यदि फलन किसी समुच्चय a से b में इस प्रकार परिभाषित हो कि a का प्रत्येक अवयव b से संबंध रखता हो। बस इतनी सी बात आपको बोलनी है कि a का प्रत्येक अवयव b से संबंध रखता हो, उसको अपन क्या बोलते हैं? फलन बोलते हैं। ठीक है, ये एक फलन है। अब ये फलन कब नहीं होता है? जैसे मान लिया मैं इस प्रकार से इसको कर दूं, 3 को छोड़ दूं और सीधा ही 2 को इधर ले लो ऐसे, तो ये फंक्शन में नहीं आएगा। ठीक है, इधर छूट जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा चलो, ये तो थी फलन की बात। ये इसी बात छोटी सी तरीके से ध्यान रखना है, क्योंकि मैं इसको शॉर्ट में बताऊंगा। इनका जो पूरा विस्तार है वो 11th के अंदर है। जो मेरी 11th की वीडियो आएंगी उनके अंदर आप इनको व्यवस्थित और भी विस्तार से सीख सकते हैं। 12th के अंदर क्या है कि प्रस्तावना के अंदर ये सब बातें दी हैं। जब आप इन्हें समझेंगे तो फिर 12th के क्वेश्चन आपको समझ में आने शुरू हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रांत, और फिर क्या लिखा है सहप्रांत, और फिर क्या लिखा है परिसर। इंग्लिश में अपन फलन को फंक्शन बोलते हैं, प्रांत को डोमेन बोलते हैं, सहप्रांत को कोडोमेन बोलते हैं और परिसर को अपन रेंज बोलते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बता देता हूँ। चलो इसी से शुरुआत कर लेते हैं अपन। 1 मिनट, इसको हटा देता हूँ यहाँ से, 1 सेकंड। अब मैं a बराबर जो समुच्चय लिख रहा था ऐसे न लिख करके ऐसे लिखता हूँ। देखो आपको ये समझ में आएगा, बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। देखो आपको ये ऐसे किया और ऐसे यहाँ पर f लिख दिया मैंने, ये a ये b लिख दिया और यहाँ लिख दिया f सच दैट, इसको सच दैट बोलते हैं। a टेंड्स टू, इसको टेंड्स टू बोलते हैं, TENDS, टेंड्स टू, अग्रसर होना। तो a टेंड्स टू b, a से b की तरफ एरो लगा हुआ है, तीर का निशान लगा हुआ है, तो अपन जो तीर का निशान लगाएंगे वो a से b की ओर लगाएंगे। यहाँ पर मैंने लिख दिया 1 2 3 और 4, यहाँ पर लिख दिया मैंने a b c d, एक एक्स्ट्रा लिखूंगा मैं e।
अब 1 का जो रिलेशन है वो किसके साथ में, ए के साथ में, 2 का बी के साथ में, 3 का सी के साथ में, 4 का बी के साथ में। अब ये एक समुच्चय है, ये भी एक समुच्चय है। इन समुच्चयों के अवयव, ये सारे के सारे इसके क्या एलिमेंट है, अवयव हैं। इनका रिलेशन किसके साथ में है, बी के साथ में है। अब हमें देखना है कि इसमें प्रांत क्या है, सहप्रांत क्या है और परिसर क्या है। तो इसके अंदर प्रांत, जो पहले वाले सारे के सारे तत्व होते हैं वो प्रांत में होते हैं। तो ये जो शुरू में लिखा रहता है ए, इसको बोलो चाहे इसको बोलो, बात एक ही है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो इसके बराबर है। बी ये है पूरे पूरे, क्योंकि बी बराबर क्या होता है, जैसे यहाँ लिखा ए टेंड्स टू बी, तो ए बराबर क्या है 1 2 3 4, बी बराबर क्या है ए बी सी डी ई। ठीक, तो ए के अंदर जो होते हैं वो होते हैं प्रांत। याद रखेंगे आप, जब भी कभी भी सवाल में ऐसे लिखा हुआ नहीं आएगा, सवाल ऐसा आएगा एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, और फिर जो ए होगा, ए के अंदर जो भी मान दिए हैं इस टाइप के, ऐसे गोल करके नहीं देगा वो, ऐसे लिखेगा ए बराबर 1 2 3 4। आप इसी से समझ जाओ, इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात एक ही है। तो ए बराबर जो 1 2 3 4 दिया है, इसके अंदर ये सारे के सारे ए वाले मान क्या कहलाते हैं, प्रांत। और इसके अंदर जो सारे मान होते हैं ई तक, ए बी सी डी ई, ये सारे के सारे क्या होते हैं, सहप्रांत। ये मैं यहां लिख देता हूं सहप्रांत, कोडोमेन, कोडोमेन, ये डोमेन। ठीक है। अच्छा, सहप्रांत के अंदर ही परिसर होते हैं, परिसर भी यहीं पर है। अब आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते वरना गलत माना जाएगा, क्योंकि सारे के सारे तो परिसर नहीं है, परिसर मतलब रेंज। अब देखिए ये सारे के सारे क्या है, सहप्रांत है। परिसर क्या होते हैं, जो रिलेशन में है। रिलेशन में कौन सा है, ए का रिलेशन किसके साथ में, ए के साथ में, 2 का बी के साथ में, 3 का सी के साथ में, 4 का डी के साथ में, ई के साथ में कोई रिलेशन में नहीं है। तो जो रिलेशन वाले होते हैं उसको अपन परिसर बोलते हैं। तो मैं लिख देता हूं, परिसर हमारा हो जाएगा ए बी सी डी, ये क्या है हमारा परिसर। परिसर मतलब रेंज, RANG, रेंज। तो ये हमारा परिसर हो जाएगा। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है कि प्रांत क्या है, जो पहले वाले अक्षर होते हैं जो भी लिखे हुए वो प्रांत है, ये सहप्रांत है, और सहप्रांत के अंदर ही क्या होता है, परिसर होता है। अच्छा, एक बात का और ध्यान रखेंगे, यदि मैं यहाँ से ई हटा दूं, अब देखो, अब सहप्रांत भी ABCD है और परिसर भी ABCD ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ध्यान रखेंगे। अच्छा, इनके अलग अलग नाम भी होते हैं, जैसे इसको अपन प्रांत भी बोलते हैं, और यही हमारे पूर्व प्रतिबिंब होते हैं। पूर्व प्रतिबिंब, प्रतिबिंब मतलब इमेज। अब देखो ये पूर्व हो गए, ये तो पूर्व हो गए, तो उससे पहले कौन से थे, फिर इनको बोलते हैं अपन प्रतिबिंब। प्रतिबिंब, इन्हें याद रखना पड़ेगा आप लोगों को, कुछ नहीं करना है। जैसे ए है, ये पूर्व प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब है। अब ये प्रतिबिंब है तो किसके प्रतिबिंब है, जैसे मान लिया मैं यूं खड़ा हो जाऊं और सामने मेरे कांच हो, तो कांच में मेरा मुंह देखूंगा मैं, तो सामने क्या है, वो मेरा प्रतिबिंब है। मैं कहाँ हूं, यहाँ पर हूं, तो वो मेरा क्या है, प्रतिबिंब। तो ये क्या है, प्रतिबिंब। किसके प्रतिबिंब, इनके। ये क्या होते हैं, अवयव। इनका दूसरा नाम एक और होता है अवयव। अवयव है तो ये भी अवयव ही, परंतु इन अवयवों को अपन क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब। और इन अवयवों को क्या बोलते हैं, पूर्व प्रतिबिंब। ठीक है, ए का प्रतिबिंब ए, 2 का प्रतिबिंब बी, 3 का सी, 4 का डी, ऐसे चलते हैं। ये मान किसके होते हैं, अपन इसका एक और बोल देते हैं एक्स के मान। ये किसके मान होते हैं, वाई के मान। हमेशा इसके अंदर क्या होंगे, एक्स के मान, इसके अंदर क्या होंगे, वाई के मान। तो इस टाइप से हम इनको ध्यान रखेंगे। कई बार आता है कि इमेज बताइए, ए की इमेज बताओ कि ए, 2 की कि बी, 3 की कि सी, 4 की कि डी, ऐसे पता कर सकते हैं। आगे चलते हैं। एक चीज मैं आपको साथ के साथ यहाँ पर ये पॉइंट और बताता चलूं, जैसे आगे लिखा हुआ अचर फलन। अचर फलन की बात करें तो अचर फलन में हमेशा ध्यान रखना है, 1 मिनट, यहाँ पर मैं एक सर्किल लिया, यहाँ पर मैंने दूसरा सर्किल लिया, यहाँ ए लिखा, यहाँ बी लिखा, फिर वही कंडीशन, यहाँ पर ऐसे एरो का निशान लगाया। ध्यान रखना एरो ऐसे लगानी है आपको, ए से एक की ओर एरो ऐसे लगेगी, ऐसे। क्यों लगेगी ऐसे, क्योंकि ए देखो एरो कैसे लगी हुई है, ए टेंड्स टू बी। आ जाओ, अचर फलन की बात करें। अचर का मतलब होता है जो बदलता नहीं है, ऐसा फंक्शन। तो हम यहाँ लिखते हैं 1 2 3, और मैं यहाँ लिख देता हूँ 5। अब देखो आप, अभी मैं क्या कह रहा था आप लोगों को कि इधर क्या होते हैं, प्रतिबिंब, और इधर क्या होते हैं, अवयव। तो 1 2 3 का प्रतिबिंब क्या है, 5। तो परिभाषा ऐसे बोल सकते हैं कि प्रांत के अवयवों का, ये इसमें प्रांत होते हैं, देखो आप मैंने लिखा होगा यह प्रांत, प्रांत के अवयवों का केवल एक प्रतिबिंब सहप्रांत में उपस्थित हो। सहप्रांत में केवल एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए, 2 3 नहीं होने चाहिए। 2 3 हो गए तो फिर वो अचर फलन नहीं है। यहाँ पर केवल एक हो, और इधर भले कितने भी हो, इस साइड में 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, और 3 से
ज्यादा भी हो सकते हैं। इधर केवल एक ही अक्षर होना चाहिए, एक ही अक्षर लिखा हुआ हो, तो आप इसको बोलते हैं अचर फलन। मतलब सबका एक बदल नहीं रहा है। जैसे इसमें देखो एक का ए है, दो का बी है, सबके अलग अलग हैं, बदल रहे हैं। चार का डी हो गया, इधर क्या 1 2 3 सबका ही 5। तो जब सब अवयवों का प्रतिबिंब 5 है तो इसको अपन बोलते हैं अचर फलन, ये बदलता नहीं, ये अचर हो गया। आगे है तत्समक फलन। तत्समक का मतलब होता है खुद की इमेज ही सामने देखना, अपना ही फोटो देखना, तत्समक होता है। जैसे मैं यहाँ लिख करके बता देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ क्या लिख दिया, ये ऐसे किया, यहाँ पर F लिखा, यहाँ लिखा मैंने 1 2 3, यहाँ भी आपको 1 2 3 ही लिखना पड़ेगा। एक का एक, दो का दो, तीन का तीन, मतलब आपको खुद की इमेज ही देखनी है, तो उसको बोलते हैं अपन तत्समक फलन। तत्समक फलन मतलब इसको आई से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, आई एक्स करके अपन ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये भी है, या फिर अपन ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मान लिया हम इसको लिखें F such that A tends to A, इसमें ऐसे लिखा जाता है A tends to B। A tends to B में तो फिर दोनों के दोनों समुच्चय क्या अलग अलग हैं। इसमें क्या है कि दोनों समुच्चय सेम होते हैं, इसलिए हम लिखते हैं A tends to A। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं आप F such that B tends to B, मतलब दोनों साइड में एक जैसे रखने हैं। कुल मिला करके तो यहाँ पर आ जाता है IAX = X। तो कहने का मतलब ये सीधा सीधा है भाई, एक का एक है, दो का दो है, तीन का तीन है, सेम इमेज आएगी तो अपन इसको क्या बोलते हैं, तत्समक फलन। लिख देता हूं मैं तत्समक फलन। तो ये तत्समक फलन हो गया, ठीक है। आगे से चलते हैं, ये कौन सा फलन हो गया, अचर फलन हो गया, अचर फलन। ये थोड़ी थोड़ी बातें आप समझ जाएं बस। उसके बाद आता है तुल्य फलन। तुल्य का मतलब होता है तुलना करने से, तुल्य से मतलब है समान फलन से। तो जैसे मान लिया मैं दो फलन ले लूं, देखो हर बार FF लिख रहा हूं मैं सब जगह, तो एक फंक्शन है, दो फंक्शन लेने हैं तो आपको लिखना पड़ेगा कि माना F तथा G दो फलन है, और ये दो फलन तभी तुल्य हो सकते हैं जब F का प्रांत G के प्रांत के बराबर हो। G का प्रांत और F का प्रांत आपस में क्या हो, इक्वल हो। F का सह प्रांत G के सह प्रांत के इक्वल हो। मतलब कहने का ये है, F का प्रांत G के प्रांत के, F का सह प्रांत G के सह प्रांत के, और F ऑफ X = G ऑफ X, ठीक है। और फोर होल, इसको अपन फोर होल बोलते हैं, ये जो सिंबल बना होता है इसको क्या बोलते हैं, फोर होल। फोर होल प्रत्येक के लिए, प्रत्येक के लिए, ये उल्टा ए होता है जो, ठीक है। फोर होल X एलिमेंट ए। तो इस टाइप से यदि ये तीन कंडीशन होती हैं, प्रांत प्रांत के बराबर, सहप्रांत के बराबर, Fx Gx के बराबर, तो F और G जो दो अलग अलग फंक्शन है वे दोनों आपस में क्या है, तुल्य हैं, इक्वल हैं, समान हैं। इसके बाद नंबर आता है एक है कि बहु एक है कि आच्छादक और अंतरछेपी। ये भी बिल्कुल ईजी है, आप ध्यान दें। एक है कि नाम से स्पष्ट है, एक है कि का मतलब है देखो सब फलन है सारे के सारे, बस ये इनमें फलन के अंदर की जो बात है, प्रांत सहप्रांत परिसर ये अंदर होता है। फलन, अचर फलन, तत्समक फलन, तुल्य फलन, एकैकी फलन, बहु एकैकी फलन, आच्छादक फलन, अंतरछेदी फलन और संयुक्त फलन। संयुक्त का मतलब है दो फलनों को आपस में जोड़ देना। अब देखो कैसे, मैं आपको बता देता हूं एक एक करके, ठीक है। एक सेकंड बस, देखो कुछ भी नहीं करना है आप लोगों को, बहुत इजी है। जैसे हम एकैकी फलन की बात करें तो एकैकी फलन में कोई सी प्रॉब्लम आती नहीं है। एकैकी का मतलब होता है जब एक अवयव का एक प्रतिबिंब हो। देखो एक अवयव का एक प्रतिबिंब है, तो ये जो पूरा का पूरा फलन है F such that A tends to B, ये फलन कैसा फलन हो जाएगा, एकैकी फलन। क्यों? क्योंकि एक अवयव का एक प्रतिबिंब है, इसलिए एकैकी फलन है। बहु एकैकी फलन, जब देखो अभी मैंने मिटा दिया, वरना यहाँ पर मैंने ऐसे लिखा था 1 2 3, और अभी अचर फलन का मैंने बात की थी, ये यूं देखो आप, ये देखो ऐसे एक अचर फलन बना था नहीं, मैंने बनाया था थोड़ी देर पहले। तो ये बहु एकैकी है। अब आप कहोगे बहु एकैकी कैसे, बहु माने बहुत सारे, ठीक है। तो देखो 1 2 3, तो तीन अवयवों का एक प्रतिबिंब है। जब बहुत सारे अवयवों का एक प्रतिबिंब होता है तो उसको बोलते हैं अपन बहु एकैकी। बहुत सारे का मतलब वो नहीं कि भाई दो हो या दो से ज्यादा, तो बस वो बहु एकैकी में आ जाएगा। और जब एक अवयव का एक प्रतिबिंब हो तो अपन उसको बोलते हैं एकैकी। आच्छादक की बात करें, आच्छादक आकर के छाना, छाना का मतलब छाया। यदि सहप्रांत के, ये सहप्रांत होता है, इसके अंदर सारे अवयव कवर हो जाए, एक भी अवयव बचना नहीं चाहिए। अब आप इसको देख ले, ये एकैकी भी है और ये आच्छादक भी है। आच्छादक कैसे, क्या इसमें कोई ऐसा तत्व है जो बचा हुआ हो, जो किसी का भी प्रतिबिंब नहीं हो। 4 का प्रतिबिंब D, 3 का C, 2 का B, 1 का A,
तो ये सब किसी ना किसी का प्रतिबिंब है, तो हम इसको बोल देते हैं आच्छादक फलन। ठीक है, यदि मैं यहाँ पर लिख दूं ई और बस ई लिख करके छोड़ दूं, अब ये आच्छादक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ई किसी का भी प्रतिबिंब नहीं है, इसको अपन बोल सकते हैं अंतरछेपी। तो ये अंतरछेपी, जो आच्छादक नहीं होता वो क्या होता है? अंतरछेपी। जो एकाकी नहीं होता वो क्या होता है? बहुएकाकी। ठीक बात है, तो ये अंतरछेपी है। अब देखो इसके दो नाम हो गए, ये एकाकी भी है और ये अंतरछेपी भी है। अभी 1 मिनट में ई को हटाता हूँ, ई को हटाते ही ये एकाकी भी है और ये आच्छादक है। ठीक है, इस टाइप से आपको ध्यान रखना। वैसे जब हम क्वेश्चन करते हैं तो इस टाइप से थोड़ा हम कमी करते हैं, दूसरी कंडीशन के द्वारा हम सिद्ध करके दिखाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, संयुक्त फलन की बात करें। अभी मैं आपको संयुक्त फलन बताता हूँ 1 मिनट के लिए। नया मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ इसके अंदर। देखिए आगे जो मेरा टॉपिक है उसका नाम है संयुक्त फलन, जो कि चैप्टर का नाम है। अब रियलिटी तो अब आई है, पहले तो मैंने आपको क्या है कि पूरी कंडीशन बता दी, क्योंकि फिर मैं आगे सवाल करूंगा, फिर आप कहोगे सर जी ये कहाँ से आ गया, इसको कैसे कर दिया, इसको तो ऐसे करना ही नहीं था। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बता दिया कि प्रांत, सहप्रांत, परिसर, तत्समक फलन, ये सब मैंने आपको बताए कैसे कैसे होते हैं। अब हम देखिए फलनों का संयोजन कैसे करते हैं, फलन को एक साथ मिक्स कैसे करते हैं, वो आप समझेंगे संयुक्त फलन के अंतर्गत। जैसे आपको 2 फलन दिए हैं, क्योंकि भाई देखो जैसे मान ली हम संख्याएं जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे तो जब कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा संख्याएं होंगी तभी जोड़ी जाएंगी। वही कंडीशन यहाँ होती है। संयुक्त फलन भी तभी हो सकता है जब आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा फलन हो, तभी आप उनको जोड़ सकते हो, उनको संयुक्त कर सकते हो। तो अब देखिए मैं आपको ये संयुक्त फलन करके दिखाऊंगा। आपके सामने 2 फलन है, एक है f such that a tends to b, दूसरा फलन है g such that b tends to c। ये 2 फलन है। अब इन दोनों का हम संयोजन कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो जैसे आपको ये 2 फलन है, एक f है और एक g है। अच्छा आप कहोगे कि ये जो f और g है फिर ये क्यों लिखते हो आप? ये लिखने जरूरी है क्योंकि फलन के अंदर एक प्रांत और सहप्रांत होने जरूरी है। इसी सहप्रांत को अपन परिसर भी बोलते हैं। तो प्रांत और परिसर होने जरूरी है, और यदि आपके फलन के अंदर प्रांत परिसर नहीं है तो फलन को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? तो ये लिखना जरूरी है, a tends to b, b tends to c, ऐसे लिखा जाता है। इसके बिना तो फिर फलन ही नहीं हो पाएगा। अच्छा अब देखिए करते क्या है इसके अंदर हम, जैसे अब इनका हमको संयोजन करना है। संयोजन कैसे करेंगे? जैसे मैं एक सर्किल यहाँ बनाता हूँ, ये मेरा a है, सर्किल से मेरा मतलब समुच्चय से है, समुच्चय, ये मेरा दूसरा समुच्चय है b, ये रहा। तो a tends to b, 1 मिनट देखो जरा, a tends to b, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं f such that a tends to b। एक और मैं यहाँ पे सर्किल लेता हूँ, ये हो गया मेरा तीसरा सर्किल c, यहाँ मैं लूंगा g, क्योंकि b tends to c क्या है? g है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। अच्छा अब आपको क्या है, इन दोनों का आपस में जोड़ना है। जोड़ना है तो इसको यहाँ पर ऐसे करके जोड़ोगे, हमेशा तीर का निशान ऐसे ही रखोगे। जोड़ने के लिए आपको f, इसमें o का इस्तेमाल किया जाता है, का, के, की, ऑफ। ये o का मतलब ऑफ से है, FOG, f of g, GOF, f of f, ऐसे करके अपन इसको जोड़ते हैं। तो जैसे हम f और g को जोड़ते हैं तो जोड़ने के लिए आपको उल्टे चलते हैं लेकर के। उल्टे कैसे? जैसे FOG को जोड़ना है आपको, f और g को, तो आपको लिखना है GOF, ऐसे लिखते हैं अपन इसको, गॉफ लिखेंगे ना कि फोग, क्योंकि आप f से g की ओर चल रहे हैं तो GOF लिखा जाएगा। अच्छा एक बात का और ध्यान रखेंगे, ये हमेशा x को रिप्रेजेंट करते हैं, आपको ध्यान ही है। ये क्या होते हैं? प्रांत। जो a वाले होते हैं वो क्या प्रांत, b वाले क्या होते हैं? परिसर। ठीक है, g के लिए ये प्रांत है और ये परिसर है, f के लिए ये प्रांत है और ये परिसर है, x है तो ये होगा fx, फिर ये क्या हो जाएगा? g of f of x। अब आप कहोगे सर जी ये कैसे हुआ? x को f के सामने लिखना है, fx को g के सामने लिखना है, और भी आगे होता, मान लिया h और होता तो h को इसके सामने, इसको h के सामने लिख देते, h of g of fx, ऐसे करके। तो ये क्या है? संयोजन है, बाकी है कुछ नहीं, बड़ी आसान है, तो इसको संयोजन बोलते हैं। एक बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे जो कि महत्वपूर्ण बात है, क्या है कि उन्हीं फलनों का संयोजन किया जा सकता है। जैसे अपन गोफ लिख रहे हैं, आपने इसका संयोजन कर लिया, ये सही है या गलत है, इसके लिए आपको ध्यान एक ही बात का रखना पड़ेगा कि f का परिसर उपसमुच्चय होना चाहिए g के प्रांत के। मतलब कहने का ये है, आप जैसे गोफ आप लिख रहे हैं और ये बात गलत है, ये बात गलत है तो गोफ आप ज्ञात नहीं कर सकते। मतलब f का जो परिसर है, देखो f का परिसर क्या है? b है। g का प्रांत क्या है? g का जो प्रांत है वो भी b है, तो b भी सेम है, तो इसके सारे अवयव इसके अंदर हैं, तो अपन इसको क्या बोल सकते हैं कि भाई ये परिभाषित है। अब यदि उल्टा सिस्टम हो जाए कि
परिसर प्रांत का उपसमुच्चय नहीं हो तब आप उसका संयोजन नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने पहले से यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख रखा है। क्वेश्चन क्या है, यदि f such that n tends to z, fx is equal to 2x, g such that z tends to q, gx is equal to x plus 1 by 2 हो तो FOG एवं GOF ज्ञात करो। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं भी आपको करके बताता हूँ। अब देखिए इसके अंदर से, अब मैं आपको उसे पूरा समझा देता हूँ। मेरा डस्टर किधर गया, ये रहा। ठीक है, अभी देखिए इसको हटा देता हूँ और ये वाली कंडीशन आपको इसमें दिखाई देगी। क्या लिखा हुआ है, f such that n tends to z। अब n क्या है आप बताओ, n क्या हो जाएगी, इसका प्रांत, और ये क्या हो जाएगा परिसर। g such that z tends to q, ये प्रांत और ये परिसर, ये ध्यान रखेंगे आप। अब देखो fx इक्वल टू क्या दिया है 2x, gx इक्वल टू क्या दिया x प्लस 1 बटा 2, FOG और GOF ज्ञात करो। अच्छा, इसके लिए आप ध्यान रखेंगे आपको n का, z का और q का पता होना चाहिए। जैसे यहाँ लिख रहा है n टेंड्स टू z, अब n क्या है, z क्या है। कई बच्चे कहते हैं सर हमें समझ में नहीं आती ये बात। अब समझ में कहाँ से आएगी भाई, जैसे मैं उससे पूछता हूँ सोडियम और पोटेशियम कि सर पोटेशियम को कैसे प्रदर्शित करते हैं, सोडियम को Na से प्रदर्शित करते हैं, और मैं उसे कहता हूँ कैल्शियम कि सर Cl। मैंने कहा जब तूने ये याद कर रखे तो यार इनको भी तो याद करेंगे मैथ्स के अंदर। केमिस्ट्री में तो बहुत सारे हैं, मैथ्स के अंदर तो बड़े इजी है, n है, z है, q है। n क्या है, प्राकृत संख्याएं। अब ये तो याद कर लिया, प्राकृत संख्या कहाँ शुरू होती है, 1 से, 1 2 3 4 सारे धनात्मक पूर्णांक प्राकृत संख्याएं हैं। z क्या होता है, पूर्णांकों का समुच्चय। ये आपको याद होने चाहिए। पूर्णांक माइनस के भी हो सकते हैं, प्लस के भी हो सकते हैं, जीरो भी। क्यों, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। परिमेय संख्याएं सभी पूर्णांक धनात्मक ऋणात्मक, मतलब इन दोनों के दोनों सारे के सारे क्यू के अंदर आ जाते हैं। सारे धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, जीरो बटे वाले सब क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। जब आपको इनकी नॉलेज होगी तो आप फोग और गोफ ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो कैसे ज्ञात करते हैं, चलो फोग की बात करें। पर ये ज्ञात तभी होगा फोग जब ये परिभाषित होगा। परिभाषित कैसे, जो यहाँ लिखा हुआ होता है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है जी, तो जी का क्या, जी का परिसर, जी का परिसर उपसमुच्चय होना चाहिए किसके, एफ के प्रांत के। एफ का जो प्रांत है उसका ये उपसमुच्चय होना। जब जी का परिसर क्या है, जी का ये प्रांत है और ये परिसर है। परिसर मतलब क्यू, उपसमुच्चय किसका, एफ के प्रांत के। एफ का प्रांत क्या है, एन। अब आप कहोगे क्यूब समुच्चय, हाँ ठीक है होता होगा। क्यूब समुच्चयन हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि क्यूब के अंदर 7/2 भी है, बटे वाली संख्याएं आती हैं, और n क्या है, प्राकृत संख्याएं हैं, तो बटे वाली संख्या प्राकृत संख्याओं के अंदर नहीं मिलती हैं। तो हम इसको बोलते हैं कि FOG विद्यमान नहीं है, FOG ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं ज्ञात किया जा सकता, क्योंकि इसका परिसर उपसमुच्चय नहीं है इसके प्रांत के। अब बात आती है उपसमुच्चय। उपसमुच्चय का मतलब होता है कि इधर की सारी संख्याएं इस वाली संख्या में मौजूद होनी चाहिए, परंतु ये सारी सारी से मौजूद नहीं है, तो इसलिए हम FOG ज्ञात नहीं कर सकते हैं, विद्यमान नहीं है। पर यदि हम इसको पलट दें, फोग का क्या बना दे, गोफ बना दे, तो अब इसका क्या लेंगे अपन, इसका फिर वही, इसका तो परिसर लेते हैं हमेशा। तो F का परिसर क्या होगा, F का परिसर Z है, ठीक है। उपसमुच्चय किसका होना चाहिए, जी के प्रांत का। जी का प्रांत क्या है, वो भी Z है, तो Z का उपसमुच्चय होता है, तो गोफ ज्ञात किया जा सकता है। तो देखो फोग ज्ञात नहीं किया जा सकता, परंतु गोफ ज्ञात किया जा सकता है। ज्ञात कैसे करते हैं वो मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। देखो जैसे आप गोफ ज्ञात कर सकते हैं, तो गोफ कैसे ज्ञात करते हैं, देखो गोफ हो गया, यहाँ पर x लगा दिया, f ऑफ x। अब f ऑफ x क्या बताइए क्या है, f ऑफ x है 2x, यहाँ पे 2x आ गया। अब देखो g ऑफ x क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है g ऑफ x। मैं 1 मिनट के लिए देखो, जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 1 सेकंड। देखो fx का मान दिया है, fx इक्वल टू 2x, वो लिखा हुआ है, और gx भी दिया है, gx इक्वल टू क्या है, x प्लस 1/2 दिया। अब ये मान आपको यहाँ रखने होते हैं, जैसे fx का मान यहाँ रख दिया। अब gx बराबर क्या, x प्लस 1/2। अब यहाँ पर आप 2x लिखोगे, यहाँ 2x लिखोगे तो यहाँ 2x हो जाएगा, बस बाकी तो कुछ नहीं करना। तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 1/2। अच्छा x एलिमेंट किसका हो जाएगा, देखो एक बात और विशेष सुन ले आप, x एलिमेंट किसका होगा, n का होगा कि z का होगा कि q का होगा, किसका हो जाएगा। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, चूंकि गोफ रिप्रेजेंट था, गोफ जो है रिप्रेजेंट है, तो इसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, गोफ सच दैट f का हमेशा ले आप पहले वाला, f का पहले वाला बताओ क्या है, n टेंड्स टू, g का ले दूसरे वाला, g का दूसरे वाला क्या है, q, तो ये हो जाएगा n टेंड्स टू q। ध्यान रखेंगे, जब देखो
एफ सच दैट तो ये हो गया, जी सच दैट ये हो गया, तो बोथ सच दैट क्या होगा? इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एफ का पहला और जी का दूसरा, एफ का पहला और जी का दूसरा, तो आपको इस टाइप से यूज करना है। तो जो पहला होता है उपरांत होता है तो एक्स एलिमेंट क्या हो जाएगा एन, और ये जो आगे हमारा आंसर है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये उदाहरण है, कई बच्चों को समझ में नहीं आता है, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।